नमस्कार दोस्तों, जैन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे इंडक्टर टॉपिक के बारे में। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इंडक्टर क्या होता है और इसका क्या पर्पज़ है पढ़ने का, अपन ये देखेंगे और साथ में यह भी देखेंगे कि इंडक्टर किस पर डिपेंड करता है। तो करें स्टार्ट फिर इंडक्टर के बारे में। तो हेडिंग डालें इंडक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको प्रेरक बोलते हैं। अब क्या करना है, अपने को एक इंडक्टर बनाना है। तो सबसे पहले अपन इंडक्टर बनाना सीखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अपन ने एक कंडक्टर लिया, चालक लिया, और चालक को क्या कर दिया, अपन ने एक कुंडली नुमा आकृति में लपेट दिया। तो आपका ये क्या बन गया, इंडक्टर बन गया। कंडक्टर से क्या बन गया, अपना इंडक्टर बन गया। अब जो इंडक्टर बन गया मतलब प्रेरक बन गया, इसको अपन किसके द्वारा डिनोट करते हैं, एल के द्वारा डिनोट करते हैं। ओके। अब इसी इंडक्टर के अंदर अगर मैं करंट पास करता हूं आई, और जो आई करंट है वो आपका एसी नेचर का है। एसी नेचर का है मतलब कि आपका जो करंट है वो साइन वेव में चल रहा है। इसके बाद में अपन ऐसी फंडामेंटल पढ़ेंगे, मैं उसमें अच्छी तरह से इसको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर थोड़ा काम आ रहा है, तो यहाँ पर अपन भी देख लेते हैं कि किस प्रकार डिपेंड करेगा। ये जो आपकी वेब है, इसका जो मैक्सिमम ऊपर टॉप सिरा है, इसे बोलते हैं मैक्सिमम करंट है। और यहाँ पर माना अपन ने कोई टी टाइम है, और यहाँ पर कोई आपका T2 टाइम है। ये T1 टाइम और T2 टाइम है। अब यूँ देखें कि T1 टाइम के अंदर जो आपकी करंट है वो मैक्सिमम करंट से कुछ कम है, और आपकी T2 टाइम में आपकी जो करंट है वो कुछ और भी कम है। तो कहने का मतलब है कि आपके एसी करंट में जो एसी जो करंट होता है वो क्या करता है, टाइम के साथ डिपेंडेड है। मतलब जितना आपका वेरिएशन होता है, जितना आपका टाइम के साथ वेरिएशन है, उतने ही आपका क्या है, करंट के साथ वेरिएशन हो रहा है। तो यहाँ से अगर अपन इसमें ऐसी करंट फ्लो करें, तो ऐसे करंट फ्लो करेंगे तो इसका एक इंडक्टर का नेचर होता है कि क्या कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, या फिर अपन कह सकते हैं कि इसमें जब करंट फ्लो करेंगे तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो गया ये। और मेन पर्पज क्या है इसका, अपने इंडक्टर का मेनली अपन अगर पूछे कि इंडक्टर अपन क्यों पढ़ते हैं, इसका मेनली पर्पज क्या है, तो ये पर्पज होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्ट मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस होती है वो अपना क्या है, इंडक्टर है। ओके। तो यहाँ से अगर अपना क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं फाई के द्वारा डिनोट करता हूँ, क्योंकि फ्लक्स जो होता है फाई तो होता है, ये लो फाई हो गया। ये फ्लक्स है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका करंट पर डिपेंड कर रहा है। मैं अगर करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूं तो आपका फ्लक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो किसका है, समानुपाती, मतलब प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो अपन कह सकते हैं जो फ्लक्स है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। ओके। तो मतलब कहने का है कि जितनी करंट बढ़ेगी उतना आपका फ्लक्स बढ़ेगा। यहाँ पर भी क्या कर रहे थे कि जितना करंट बढ़ेगा उतना ही आपका फ्लक्स बढ़ेगा। तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं कि प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ गया आपका एल आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अगर अपन एल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो गया, एल 5/I। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ पता चलती है कि जो आपका फ्लक्स, जो आपका इंडक्टर है, प्रेरक है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो फ्लक्स और करंट की रेशियो पर डिपेंड करता है। तो आज के बाद याद रखें, जो आपका इंडक्टर है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो फ्लक्स और करंट के रेशियो पर डिपेंड करेगा। अब अपन कह सकते हैं कि जो आपका करंट है वो देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, वेरिएबल है। तो करंट अगर आपका वेरिएबल है तो आपका फ्लक्स भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल होगा तो अपन ऐसा भी तो कह सकते हैं कि वेरिएबल क्वांटिटी को दिखाने के लिए अब मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, डी डाल दिया, और ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अपने पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें, काफी अच्छा फॉर्मूला है। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं
प्रेरक या इंडक्टर की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे? तो देखो आपका जो फाई है ये क्या होता है? फ्लक्स, और आई क्या है? करंट। अब इन दोनों की अगर अपन यूनिट देखते हैं तो यूनिट क्या निकलती है? फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर, वेबर, और अपॉन करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो याद रखें कि जो आपका प्रेरक है उसकी यूनिट क्या होगी? वेबर पर एम्पियर। इसी को अपन क्या कहते हैं? हेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी। तो याद रखें कि जो आपकी इंडक्टर है उसकी यूनिट वेबर पर एम्पियर या आपकी हेनरी होती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे फिर देखते हैं अपन इसके बारे में। तो अभी अपन एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक इंडक्टर में 20 × 10⁻³ कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। कोई चार्ज की वैल्यू मतलब चार्ज मतलब आवेश, आवेश की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी देर की अपने पास? 20 × 10⁻³ कूलम कोई चार्ज दे रखा है और फ्लो हो रहा है और इसमें 5 एम्पियर करंट पास कर रही है। तो आई की वैल्यू आपको कितनी दे दी? यहाँ पर है 5 एम्पियर करंट दे दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने पास क्या निकालना है? यहाँ पर एल की वैल्यू फाइंड द, क्या करना है? इंडक्टेंस की वैल्यू याद करें तो फाइंड द इंडक्टेंस निकालना है। तो ये वैल्यू अपने को निकालनी है। तो अपन इसका फॉर्मूला जानते हैं क्योंकि अभी पढ़ के आए हैं। क्या रिलेशन बताया था आपको कि फाई प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका? आई, और फाई इक्वल क्या होगा? एल आई। एल की वैल्यू क्या होगी? 5/आई। यहाँ पर इस बार अपन क्या करेंगे? डी नहीं डालते क्योंकि यहाँ पर अपने को फ्लक्स की वैल्यू और करंट की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू दे दी है। ओके, तो इस फॉर्मूले में अगर अपन पुट करें तो एल इक्वल क्या आ गया? फाई की वैल्यू कितनी है आपकी? 20 × 10⁻³ अपॉन आई की वैल्यू कितनी है आपकी? 5। कितने बार डिवाइड हो गया? ये 4 बार डिवाइड हो गया। तो अपन जो एल की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई? 4 × 10⁻³ अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको यूं लिख दें अपन कि 4 मिली हेनरी। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 4 मिली हेनरी, क्योंकि 10⁻³ हो गया कहते हैं मिली, और जो एल की इंडक्टेंस की जो रीड होती है वो होती है आपकी हेनरी। तो आंसर आ गया 4 मिली हेनरी। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब अपन देखेंगे मेन पॉइंट ऑफ इंडक्टर। जो अपने प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं लाइनों से पूछे गए हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखें कि इंडक्टर में, इंडक्टर जो था उसमें काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में आपकी स्टोर होती है। कैसे? आपको मैंने बताया था कि आपका जो ये इंडक्टर है इसमें क्या कर रहे थे अपन? कोई करंट पास कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आपका डेवलप हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था। और किस रूप में? ये एक मैग्नेटिक फील्ड अपने को क्या कर रहा है? करंट पास कर रही है, मतलब करंट चल रही है, चार्ज आपका मूव कर रहा है, तो आपका क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड आपका रोटेशनल प्राप्त हो रहा है ना। तो इसीलिए अपने पास कौन सी हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई। और किसके रूप में हो गई? मैग्नेटिक फील्ड के रूप में हो गई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन थी कि इंडक्टर में काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है। आगे चलते अपन नेक्स्ट लाइन पे, और आपसे पूछे कि यार इंडक्टर में जो आपने बता तो दिया कि इसके अंदर आपकी काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है, पर यार काइनेटिक एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो कितनी हो रही है, उसको अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसको काइनेटिक एनर्जी अगर अपने को निकालनी है तो क्या कैसे निकालेंगे? 1/2 Li² के फार्मूले से अपन निकालेंगे। जहां पर आपको पता है कि हाफ तो देखो अपने पास 1/2 तो क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। L क्या है? इंडक्टेंस, और I क्या है आपका? करंट। ओके, तो करंट की स्क्वायर हो गया मामला। तो यहां से अपने पास पता चल गया कि इंडक्टर में अगर अपने को कोई एनर्जी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 Li²। ओके, आगे अपने पास एक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यार जो इंडक्टर है वो किसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देता। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखें कि जो इंडक्टर है वो किसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देता? वो करंट की वैल्यू को चेंज नहीं होने देता। मैंने यहाँ पर लिखा है इंडक्टर अपोज द सडन चेंज इनटू द करंट। मतलब इंडक्टर है वो सडन चेंज, मतलब अचानक से चेंज किसको नहीं होने देता? करंट को चेंज नहीं होने देता। ओके, अब अपने पास चौथा टॉपिक आता है, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि यार जो इंडक्टर है उसका नेचर कैसा होता है। तो इंडक्टर, अगर प्योर इंडक्टर की बात करते हैं तो वो लैगिंग है,
भले प्योर है या फिर प्योर नहीं है, तो सारे इंडक्टर जो है वो लैगिंग एलिमेंट होंगे। अब लैगिंग क्या होता है तो सुने, अगर आपके पास प्योर इंडक्टर है तो वो क्या करेगा, करंट और वोल्टेज के बीच में जो करंट है वो आपकी 90 डिग्री पीछे रह जाएगी। किससे? वोल्टेज से। तो करंट क्या रह रही है इसमें? पीछे रह रही है। किसमें? इंडक्टर के अंदर। अगर शुद्ध इंडक्टर है तो कितनी पीछे रहेगी? 90 डिग्री पीछे रहेगी। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लैगिंग एलिमेंट। लैगिंग एलिमेंट को हिंदी में बोला जाता है पश्चगामी तत्व। पश्चगामी तत्व। ओके, तो याद रखना कि आपका जो इंडक्टर है वो पश्चगामी तत्व है। क्यों है? क्योंकि शुद्ध इंडक्टर में जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रह जाती है। या फिर अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो इंडक्टर में करंट से 90 डिग्री आगे रहती है। पर याद रखें, क्योंकि हमेशा जो आपका केस देखा जाएगा लैगिंग और लीडिंग का, वो हमेशा करंट के अप्रोक्सीमेटली देखा जाएगा। तो करंट का याद रखना, अगर करंट पीछे है तो लैगिंग, करंट आगे है तो लीडिंग। अब लीडिंग किस में होगा? कैपेसिटर में होगा। करंट आगे चली जाएगी वोल्टेज से, वहां पर अपन लीडिंग एलिमेंट कहेंगे उसको, पर यहां पर इंडक्टर क्या कहेंगे? लैगिंग एलिमेंट। क्यों? कि आपकी जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे जा रही है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके। अपन मेन पॉइंट की 5 लाइन्स देखते हैं। 5वीं लाइन देखते हैं। इसमें क्या है कि इंडक्टर में धारा के मान में बाधा इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाती है। अब यार ये देखते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या चीज। पहले देखो, एक बार अपन ने इंडक्टर बनाया, ये आपका क्या है? इंडक्टर है। तो ये आपका इंडक्टर है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं? कोई करंट पास कर रहे हैं। अपन यहां तक देखा कि करंट पास की तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था, ये अपन ने यहां तक देख रखा है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को अपन किसके द्वारा डिनोट कर रहे थे? फाई के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। अब यार कुछ तो डाटा होगा कि यार ये जो करंट है पूरी की पूरी इसके अंदर जाने से तो रही, कुछ तो इसके अंदर होगा कि आपका क्या करेगा? करंट का अपोज करेगा, कि करंट को कहेगा यार रुक, तेरे को नहीं चलना। रेजिस्टेंस होगा ना। तो इंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, ध्यान रखें, इंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको अपन XL के द्वारा दिखाते हैं। और ये XL को अपन क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। हो गया। अब जो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। और किसके द्वारा डिनोट करते हैं इसको? XL के द्वारा डिनोट करते हैं। ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करती है? इंडक्टर में धारा के मान में बाधा उत्पन्न करती है। जो मैंने डेफिनेशन ऊपर लिख दी, इंडक्टर में धारा के मान में बाधा इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाती है। जो अब इंडक्टिव रिएक्टेंस का अपने को फार्मूला जनरेट करना है, फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो XL इक्वल होता है ओमेगा L। ये ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है ये? एंगुलर वेलोसिटी। तो आप इसको लिख दें कि यह है एंगुलर वेलोसिटी, या अपन कह सकते हैं इसको कोणीय वेग। और कोणीय वेग का जो आपका फॉर्मूला होता है ओमेगा निकालने का, वो होता है 2 पाई f। यहां पर f क्या है? यहां पर f आपकी फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहें तो आवृत्ति। हो गया। रेडियन पर सेकंड। ओके, तो ये आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड। अब अपन क्या कर रहे हैं कि ओमेगा की वैल्यू अगर अपन 2 पाई f पुट कर लेते हैं तो क्या निकल के आएगा अपने पास? XL इक्वल 2 पाई f और L। तो यहां से अपने पास क्या निकल के आ गया? XL इक्वल 2 पाई FL। तो आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला है वो क्या है? XL इक्वल 2 पाई FL। यहां से अगर ये भी तो एक प्रकार का रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे अपन इसके फाइंड करनी है। यहां पर अपन जानते हैं कि XL क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला है वो क्या होता है? XL इक्वल ओमेगा L। ओमेगा क्या है? कि एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी की जो अपन वैल्यू है वो अपने को पता है कितनी होती है 2 पाई एफ, इससे पहले मैंने बता रखी है आपको। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू ओमेगा वैल्यू पुट करता हूँ तो एक्सएल इक्वल क्या हो गया 2 पाई एफ एल हो गया। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं अपन। देखो 2 कांस्टेंट है तो 2 हो गया, पाई भी आपका कांस्टेंट है और वैल्यू कितनी होती है पाई की 3.14 इनटू आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी है। देखो इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कितनी देर की है आपको 50 हर्ट्ज देर की है, तो इनटू मल्टीप्लाई कर दिया आपका 50 इनटू आपका जो एल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है आपकी इसके अंदर 0.5 हेनरी, तो 0.5 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अपन देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखो सॉल्व किया अपन ने, तो एक्सएल कैसे निकालेंगे कि ये जो पॉइंट है ये 0 इस पॉइंट को हटा देगा, हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका 25 को अपन अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका 50, तो अपन कह सकते हैं 50 इंटू 3.14, तो एक्सएल इक्वल कितना हो गया ये 0 इस पॉइंट को यहाँ पर पहुँचा देगा और कितना आ गया आपका 157 ओम आंसर आ जाएगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अपन इसको सॉल्व कर लिया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट जो बात कर रहे थे मेन पॉइंट ऑफ इंडक्टर के बारे में, उनके पॉइंट्स अपन कुछ बाकी रह गए हैं, उनके बारे में भी अपन देखते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन देखते हैं कि इंडक्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन में किस प्रकार बिहेव करेगा। तो देखो अपन ने सबसे पहले जब इंडक्टर बनाया था तो उस टाइम मैंने आपको एक बात बोली थी कि यार अपन इंडक्टर को ऐसी सप्लाई दे देते हैं जिससे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। करंट भी तो चेंज हो रही थी उसमें अपन बताया था। अगर अपने इसी इंडक्टर को क्या कर दें डीसी सप्लाई दे देते हैं, या फिर देखो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है उसमें इंडक्टर को डीसी सप्लाई दे दें, ऐसा नहीं कहा गया था। उसने बोला था कि अगर इंडक्टर में स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाए, मतलब टी को इंडक्टर में, टाइम को इंडक्टर में इन्फिनेटिव कर दिया जाए, तो इसका मतलब होता है स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, तो अगर अपने डीसी सप्लाई दे दें या स्टेडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर का नेचर कैसा रहेगा वो देखते हैं। तो अपन एक चीज जानते हैं कि यार इंडक्टर को अपने को डीसी सप्लाई देनी है, तो डीसी सप्लाई देनी है तो डीसी सप्लाई में अपन इतना सा जानते हैं और तो कुछ फर्क नहीं होता, बस डीसी में जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 0 हर्ट्ज होती है। ओके, तो यहाँ से अपने पास इंडक्टर को सप्लाई दें डीसी, तो देखो वैसे तो अपन दे नहीं सकते, अपन तो किसी इक्वेशन के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक इंडक्टर बनाया और इंडक्टर में मेरी जो इस बार कौन सी सप्लाई चल रही है आई डीसी चल रही है। तो डीसी चल रही है, इस टाइम क्या हुआ कि कुछ जो आपका रेजिस्टेंस आएगा आपका एक्सएल, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई एफ एल, हो गया। यहाँ पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, क्या पुट कर दूँ यहाँ पर है 0 पुट कर देता हूँ, तो एक्स एल की वैल्यू 2 इंटू पाई इंटू 0 इंटू एल होगी। तो यहाँ पर ये देखो 0 पुट कर दिया तो आपकी जो सारी टर्म्स है वो आपकी 0 हो जाएगी। ब्लाइंड इंडक्टर आपका 5 हेनरी का वो भी तो 0 होने वाला है ना। तो एक्स एल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0, तो यहां पर एक्सएल की वैल्यू अपने को आई 0 ओम। अब बात करें कि एक्सएल मतलब एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो अब किसी चीज का अगर सर्किट का रेजिस्टेंस अगर अपने पास 0 मिलता है तो वो कौन सा सर्किट कहलाता है, शॉर्ट सर्किट कहलाता है। तो आप नोट डाल के एक बात लिख दें कि स्टेडी स्टेट कंडीशन या फिर इंडक्टर को डीसी सप्लाई देने पर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। तो लिख दें इसको, इंडक्टर को डीसी या टी अनंत पर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। हो गया, काफी अच्छा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि इंडक्टर किस प्रकार आपका डीसी पर वर्क करता है। अब अपन इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि एक 2 हेनरी का इंडक्टर
जिसमें 20 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है और हो रहा है, तो इंडक्टर में स्टोर होने वाली एनर्जी निकालनी है। तो स्टोर होने वाली एनर्जी निकालनी है, तो स्टोर होने वाली एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, और किसके रूप में होगी? मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होगी। तो ये याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडक्टर में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, तो कौन सी होती है आपकी? काइनेटिक एनर्जी। किसके रूप में होती है? मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होती है। तो अपन देखते हैं कि जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ Li²। ऑलरेडी मैंने इसको बता रखा आपको। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर अपने पास वैल्यू देखो, L की वैल्यू दे रखी है क्या? L की वैल्यू, हाँ, 200 किसकी 2 हेनरी किसकी वैल्यू है? L की वैल्यू है। और यहाँ पर अपने पास Q की वैल्यू दे रखी है, अपने पास I की वैल्यू नहीं दे रखी। तो अपन I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो इससे पहले अपन एक इंडक्टर का फॉर्मूला पढ़ रखा है। कौन सा? कि L = 5I पढ़ रखा है। तो L की वैल्यू कितनी है? देखो पुट कर लेते हैं। L की वैल्यू कितनी है? 2 = 5 की वैल्यू कितनी है आपकी? 20/I। तो I इक्वल्स क्या हो गया? 20/2 = 10 एम्पियर। निकल गया। अगर अपने पास देखो करंट की वैल्यू आ गई 10 एम्पियर, अब अपन क्या करेंगे? इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और आंसर निकल जाएगा आपका। तो E = हाफ इंटू L की वैल्यू कितनी? 2, और आपकी जो I की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 10। तो 10 का स्क्वायर, तो यहां से अगर अपने को मिलता है डाटा, वो क्या मिलेगा? 2 × 10 का स्क्वायर आपका 100। तो यहां से अगर अपन देखें, देखो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो E = क्या आ गया? 100 जूल आपका क्या आ गया? एनर्जी स्टोर होगी। ओके, और किस रूप में होगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होगी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्टार्ट करते हैं। जो आपका इंडक्टर होता है वो किन पर निर्भर करेगा? ओके, तो करें स्टार्ट। तो आपका मेनली जो है वो इंडक्टर 3 कारकों पे निर्भर करता है। किस पे? लेंथ पे करेगा, एरिया पे करेगा, और आपके नंबर ऑफ टर्न पे करेगा। तो एरिया कौन सा होता है, लेंथ कौन सी होती है इंडक्टर की, वो अपन अभी बता देते हैं। ओके, तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन 1 नंबर पढ़ेंगे कि कॉइल के एरिया पर निर्भरता। तो सबसे पहले मैं एक इंडक्टर बनाता हूं, और इंडक्टर बनाया मैंने ये इंडक्टर बना दिया। इसमें अपने को सेल्फ इंडक्टेंस किस पे निर्भर करता है या इंडक्टेंस किस पे निर्भर करता है वो चेक करना है। तो आप जो ये कॉइल बन रही है, ये आपका कॉइल बन रही है, तो यहां पर ये देखो एक टर्न बन रहा है। तो इस जो टर्न का जो एरिया लेना है आपको, ये है A। अगर इस टर्न का एरिया आप जितना ज्यादा लोगे तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब कि कॉइल का अगर एरिया बढ़ रहा है तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ रहा है। तो दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही है, तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह आएगा, अपने को पता है। तो L प्रोपोर्शनल, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो यह आपको याद रखना है। इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट आ गई है। और अपन दूसरी डिपेंडेंसी देखते हैं। तो दूसरी देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर अपन लेंथ के अकॉर्डिंग और देख लेते हैं कि लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है। अगर आपने इंडक्टर बहुत लंबा बना लिया, कैसे लंबा कि आपने इंडक्टर को किस प्रकार बनाया? इस प्रकार बना लिया। तो इस बार इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? L है। तो याद रखें कि इंडक्टर की अगर जितनी ज्यादा लेंथ होगी तो इंडक्टेंस आपका उतना ही कम हो जाएगा। तो देखो लेंथ बढ़ रही है तो इंडक्टेंस क्या हो रहा है? आपका कम हो रहा है। एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है, तो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती आएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपकी इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? 2। ओके, अब अपन बात करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न पर कैसे डिपेंड करता है, वो भी देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न के बारे में देखेंगे तो अपना तीसरा जो है डिपेंडेंसी वो है नंबर ऑफ टर्न पर। तो यहां पर अपन बात करें कि अगर आपने नंबर ऑफ टर्न बनाए, देखो कि कोई इंडक्टर बना रहे हो, नंबर ऑफ टर्न आप बहुत ज्यादा ले रहे हो इसमें, देखो हो गए। तो यहां पर ये जो डिनोट कर रहा है 1 2 3 4, ये जो है आपके क्या कहलाएंगे? टर्न्स कहलाएंगे। ये कितने टर्न्स है? ओके, तो ये हो गया n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न। अगर आप इंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ टर्न को जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा ही क्या करेगा? आपका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा। पर किसके रूप में बढ़ेगा? उसके स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो आपके नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपका
कि जो ए है वो है आपका एरिया, आप भी नोट कर लें, ए है एरिया और एल है इंडक्टर की लेंथ और एन है नंबर ऑफ टर्न किसके, इंडक्टर के। तो अपने पास अभी 3 इक्वेशन आई है, अपन इन तीनों इक्वेशनों से एक इक्वेशन बनाते हैं, फिर अपन उसके न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब अपन देखते हैं कि अपने पास 3 इक्वेशन आई है, उसके बाद अपने को क्या करना है। तो मैंने यहां पर लिख लिया है कि एल क्या था आपका, सेल्फ इंडक्टेंस या फिर आप इंडक्टेंस कह सकते हो। स्मॉल एल जो है इंडक्टर लेंथ है कि कितनी लेंथ थी, ए आपका कॉइल एरिया है और एन क्या है, कॉइल्स नंबर ऑफ टर्न है। अपने जो इक्वेशन आई वो इक्वेशन कौन कौन सी है, पहले अपन वापस इसको रिमाइंडर करते हैं। कौन सी है कि एक तो सेल्फ इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल था आपके किसके, एरिया के, ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट थी। और दूसरी इक्वेशन थी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, इक्वेशन 2 हो गई। और तीसरी इक्वेशन थी एल प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के। तो यहां से अपने पास 3 इक्वेशन मिल चुकी है। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशनों को मर्ज करते हैं और मर्ज करने के बाद अपने जो इक्वेशन मिलती है वो मिलती है एल प्रोपोर्शनल। देखो ए इसके प्रोपोर्शनल में आ रहा है तो ए यहां पर लिखा, ये एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर अपॉन आपका क्या आ रहा है एल। तो अपने पास एक फॉर्मूला रेडी हुआ, ये वाला हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि यहां से अपन प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन पूछता है आपको जो वैल्यू आएगी उसकी फिक्स वैल्यू होगी कि यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ से अपन प्रोपोर्शनल का जैसे ही चिन्ह हटाएंगे तो आपका एक कांस्टेंट आता है म्यू, इसको बोलते क्या है, म्यू। ओके, म्यू ए एन स्क्वायर अपॉन एल, ये अपने पास एक फॉर्मूला रेडी हो गया। सेल्फ इंडक्टेंस का अपने पास फॉर्मूला रेडी हो गया, या फिर अपन कह सकते हैं इंडक्टेंस का फॉर्मूला अपने पास तैयार हो गया। तो अपने पास अभी तक जो इंडक्टेंस के फॉर्मूले पढ़े अपन ने 2 पढ़े, कौन कौन से, एक तो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर देखा था कि L इक्वल क्या था, 5i था। और ये दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, म्यू ए एन स्क्वायर अपॉन एल हो गया। तो यहां से अपने पास जो ये म्यू है ये होता क्या चीज है, पहले इसको तो देखें कि ये म्यू क्या है। इस म्यू को बोला जाता है परमेबिलिटी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं परमेबिलिटी, हो गया ये परमेबिलिटी। तो यहां पर अपन इस साइड भी लिख देते हैं इसको कि याद रहेगा अपने को म्यू क्या आपका, परमेबिलिटी। अब जो परमेबिलिटी होता है इसको अपन कैसे लिखेंगे कि परमेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है कि म्यू इक्वल म्यू आर, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी और आपका एयर या वैक्यूम में परमेबिलिटी म्यू नोड हो गया। तो यहां से अगर अपने को देखें तो यहां पर अपने जो म्यू नोड जो है एयर की या फिर अपन कह सकते हैं निर्वात की जो परमेबिलिटी है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी म्यू नोड की कितनी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। अब एक बात याद रखें कि आपकी जो परमेबिलिटी की यूनिट होती है वो तो होती है हेनरी पर मीटर। म्यू परमेबिलिटी यूनिट क्या होती है, म्यू आर म्यू नोड, इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। पर याद रखें कि आपका जो ये है कौन सा, निर्वात में या फिर अपन कह सकते हैं कि एयर में जो परमेबिलिटी है उसका जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। अब आपको यूं पूछे ना कि ये जो रिलेटिव परमेबिलिटी जो है, कौन सी, रिलेटिव परमेबिलिटी, परमेबिलिटी इसकी यूनिट लेस होता है ये। ओके, तो याद रखें रिलेटिव परमेबिलिटी की यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि देखो इसकी यूनिट अगर अपन इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी की यूनिट नहीं होती। अब मैं ये डाटा अगर यहां पर देखो म्यू का डाटा ये वाला मैं यहां पर पुट करके देखता हूं तो अपने पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा, L इक्वल्स म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू आर म्यू नोड और आपका क्या हो गया एन स्क्वायर ए अपॉन एल। जो ये फॉर्मूला है अपन इस फॉर्मूले के द्वारा सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके,
अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर म्यू आर और म्यू नोड कब लेना है वो देखते हैं कि अगर अपने पास कोई इंडक्टर एयर कोर हो, एयर कोर का मतलब होता है कि आपका इंडक्टर अगर हवा में लपेटा गया हो, इस प्रकार अपन ने क्या हवा में लपेट दिया, तो उस टाइम जो फॉर्मूला बनेगा आपका क्या बनेगा कि L इक्वल्स म्यू नोड एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो ज्यादातर जो अपन इंडक्टर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन एयर कोर इंडक्टर पढ़ते हैं। अगर ये आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये म्यू आर कहां चला गया, रिलेटिव परमेबिलिटी कहां चली गई, तो रिलेटिव परमेबिलिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो कब बनेगा, वो तब बनेगा आपका, तब आपने क्या कर दिया कि एक आपने कोई एक कोर ले ली, कोर मतलब कोई लोहे का टुकड़ा ले लिया आपने, या फिर आपने कोई किसी चीज के ऊपर आप कोयल को लपेट रहे हो, तो ये है आपकी कोर। तो इस कोर के ऊपर अगर आप इंडक्टर को लपेट रहे हो तो उस टाइम जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो होगा L इक्वल्स म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ओके, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप ध्यान रखें कि आपका अगर कैसा है एयर कोर सोलेनाइड होगा या फिर एयर कोर को इंडक्टर होगा तो आपको म्यू नोड ही पुट करना है, और म्यू नोड की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर। तो अभी अपन इसके न्यूमेरिकल करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, तो अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है कि अगर किसी एयर कोर इंडक्टर की लेंथ जो है वो कितनी मीटर है, 4 मीटर है। तो हम यहाँ पर अपन लिख लेते हैं कि L की वैल्यू कितनी है आपकी, स्मॉल l की वैल्यू कितनी है 4 मीटर, और आपके पास क्या दे रखा है, कॉइल एरिया दे रखा है। कॉइल एरिया को किसे रिप्रेजेंट कर रहे थे अपन, A से, कितना दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। डाटा हमेशा मीटर में लेंगे अपन। अब क्या करना है, और क्या दे रखा है इसमें, नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं, n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 10 दे रखी है। अपने को निकालना क्या है, L सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ये लो सेल्फ इंडक्टेंस की अपने को वैल्यू निकालनी है। ओके, यहां तक हो गया। अब अपन फॉर्मूला जानते हैं कि क्या था फॉर्मूले के अंदर, कि आपका जो L है वो क्या होता है कि म्यू नोड एन स्क्वायर ए अपॉन एल, अपन ये फॉर्मूला लेंगे। अब देखो मैंने म्यू नोड क्यों लिया, आपने यहां पर आपने म्यू नोड ही क्यों लिया, रीजन क्या हुआ इसका, इसका रीजन ये हुआ कि जो आपका अगर किसी एयर कोर इंडक्टर आ गया तो इस बार कोर कैसी आपकी एयर है, तो यहां पर परमेबिलिटी कौन सी होगी, एयर वाली परमेबिलिटी होगी। तो एयर परमेबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नोड से प्रेजेंट करते हैं। हो गया। अब अपन आगे चलते हैं कि यहां पर अगर म्यू नोड की मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आपकी म्यू नोड की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अपन देखते हैं कि जो आपका n है, n की वैल्यू कितनी है आपकी 10, तो 10 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 100 हो गया, इनटू a, एरिया कितना दे रखा आपको 2, ये लो 2 अपॉन आपकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है 4 मीटर। अब अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन देखो क्या करते हैं कि देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बच गया, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -7 मैंने यहाँ ले आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखें तो इसको मल्टीप्लाई किया 200 को अपन 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दे 3.14 इंटू 200 इंटू 10 की पावर -7। अब अपन क्या करते हैं कि यार ये 2 जीरो से ये 2 पॉइंट से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो अब अपने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो L इक्वल कितना आ गया 826 इंटू 10 की पावर 7। आगे आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, हेनरी के अंदर आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 628 इंटू 10 की पावर -7 हेनरी आपका आंसर आ गया है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी अपन ये क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, किसी इंडक्टर की लेंथ है वो 968 मीटर है तथा डायामीटर 14 मीटर है और आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स 200 है और क्या ज्ञात करना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अपने को देखो इसमें आपको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये चले रहेगी आपके कि इस बार अपने पास डायामीटर दे दिया है, क्या दे दिया, डायामीटर दे दिया। और अब डायामीटर कैसे करें, अगर अपने पास डायरेक्ट अगर देता तो अपन डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते थे कि L इक्वल्स कौन सा फार्मूला था 4 पाई
इंटू 10 की पावर -7 n स्क्वायर इंटू ए अपॉन एल। आपका ये फॉर्मूला होता है ना, क्यों कि यहाँ पर मैंने 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 क्यों लिया, क्योंकि मैंने म्यू नोड की वैल्यू ली है। म्यू नोड क्यों लिया, क्योंकि जो आपका कंडक्टर मैंने माना है वो आपका एयर कोर कंडक्टर है। ओके, अब अपन बात करते हैं कि यहाँ की वैल्यू पुट करते हैं। तो डायामीटर दे रखा है अपने पास, डी दे रखा है, तो यहाँ पर मैंने डी को लिखा 14 मीटर लिखा। अब यार आप एक चीज बताओ मेरे को कि यहाँ पर अपने को एरिया पुट करना है। ये एरिया तो होता है ए है ना, ये एरिया निकाले कैसे, अपने को तो डायामीटर दे रखा है ना, तो कैसे निकालेंगे अपन कि यहाँ पर अपन अगर जब टर्न बनाते हैं, ये देखो ये टर्न बन रहे हैं, तो यार इस टर्न का जो ये देखो ये सर्किल दिखाई दे रहा है, इसका एरिया डिनोट करते हैं अपन, करते हैं ना, इसी का तो एरिया निकालते हैं अपन, ये सर्किल का। तो अपने पास देखो डायामीटर दे रखा है, और सर्किल का जो एरिया होता है वो पहले देख लेते हैं। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो अपने का चाहिए क्या, अपने को रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे निकलेगी, डायामीटर की हाफ क्या होती है, रेडियस। तो अपने पास रेडियस आ गई 7। तो अपने पास जो एरिया निकल के आया वो कितना निकल के आया कि पाई की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी होगी अपन 22 इंटू 7 हो गया। अपने पास एरिया आ गया मीटर के अंदर। अब अपन क्या करेंगे, और डाटा क्या दिया अपने पास, लेंथ दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू भी लिख लेते हैं। एल की वैल्यू कितनी है 968, और क्या है नंबर ऑफ टर्न है, एन की वैल्यू है, और एन की वैल्यू आपके पास कितनी है 200। ये लो अपने पास सारा डाटा आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखो कितना सिंपल रहेगा कि यहां से अगर अपन क्या किया कि L इक्वल्स 4 का 4, पाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 22/7 इंटू 10 की पावर क्या हो रही है 10 की पावर -7 इंटू एन का स्क्वायर हो रहा है, और एन अपने पास कितना है 200, तो कितना हो गया 40,000 हो गया यहां तक। अब अपन क्या करेंगे, इंटू ए की वैल्यू पुट करनी है, और ए की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है अपने पास 22 इंटू 7, अपोन में क्या आ गया आपके, अपोन में क्या आ गया आपके लेंथ कितनी है 968 हो गया। ये लो अब अपन देखते हैं कि यार ये देखो ऊपर देखो, ये 7 से ये 7 कैंसिल, खत्म मामला हो गया। इस पेन से दिखाते हैं, ये 7 से ये 7 आपका कैंसिल। अब देखते हैं अपन ये जो 22 है, देखो 22 से कम 22 को कितनी बार जाएगा 44 बार जाएगा आपका 968 पे हो गया। अब वापिस ये देखो 22 आ रहा है, 22 से कम 22 और 22 दूना 44, तो डाटा अपने पास ये बच गया। कितना बच गया अपने पास, देखो वापिस कट रहा है, देखो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो L इक्वल्स अपने पास क्या बच गया 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 4 और 40,000, बस ये बचा है। अब अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर ले, तो L इक्वल्स कितना आ गया आपका 8,000 इंटू 10 की पावर -7। अब अपन क्या करें इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, तो देखो 1 2 3 4 4 0 आ रही है, 4 7 में से 4 गए, कितने बच गए 3, 7 में से 4 गए, कितने बचते 3 तो बचते हैं ना। 8 इंटू 10 की पावर -3, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, जो L की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, L की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी 8 मिली हेनरी, आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अब अपन एक सिंगल लाइन क्वेश्चन है, सिंगल लाइन क्वेश्चन देखते हैं कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि इंडक्टर की जो लेंथ है वो क्या कर रहा है 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। पहले लिख लेते हैं, क्यों डाटा दिया गया है कि L की वैल्यू पहले L थी, बाद में कितनी कर रहा है ये 2L कर रहा है, और आपका क्या कर रहा है कि कॉइल्स का एरिया आधा कर रहा है, तो A इक्वल कितना कर रहा है A/2 कर रहा है। हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन क्या करते हैं कि अपन सेल्फ इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसमें अपन ने देखा था कि जो L प्रोपोर्शनल होता है आपके n स्क्वायर के और आपके एरिया के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके L के। तो अपने पास जो n है नंबर ऑफ टर्न है वो तो अपना कांस्टेंट है, क्यों दिया ही नहीं गया तो अपन मानते हैं कांस्टेंट है। ओके, तो इस कांस्टेंट को हटा दें तो अपने पास वैल्यू जो आती है फॉर्मूला निकल के आता है वो A/L² हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसमें अगर डाटा पुट करते हैं तो देखो कि A की वैल्यू कितनी है आपकी A/2 अपॉन L की वैल्यू कितनी है 2L, तो यहाँ से क्या बन गया, ये A नीचे चला गया 4L, तो आपका जो इंडक्टेंस है वो क्या हो गया 1/4 हो गया। देखो लेंथ कितनी बढ़ रही है 4 टाइम्स बढ़ रही है, तो इंडक्टर कितना कम होगा 4 टाइम्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा,
चौथाई भाग क्या हो जाएगा इसका, कम हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लें इस क्वेश्चन का। अब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर किसी इंडक्टर की कोयल की त्रिज्या कितनी कर रहा है, 2 गुना तथा फेरों की संख्या आदि कर रहा है। तो अपने पास जो डाटा दिया गया वो लिख लेते हैं अपन कि यार कोयल त्रिज्या दे रहा है। त्रिज्या दे रहा है मतलब क्या कह रहा है कि यार जो कोयल बन रही है, ये कोयल बन रही है तो ये टर्न्स बन रहे हैं। यहाँ का एरिया तो यहीं का होता है ना, तो यहाँ का जो एरिया देखो सर्किल बन रहा है, तो सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर, होता ही नहीं होता, हो गया। अब अपने पास क्या कह रहा है कि यार वो रेडियस को कितनी कर रहा है, दुगनी कर रहा है। तो पहले तो r थी, कितनी कर रही है, 2r कर रहा है। तो यहाँ पर अगर अपना एरिया में पुट करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, a इक्वल्स पाई और r की वैल्यू कितनी होगी 4r स्क्वायर। तो a इक्वल कितना हो गया 4 पाई r स्क्वायर, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अपन क्या कर दें, और क्या दिया हुआ है आपकी फेरों की संख्या क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न भी क्या कर रहा है आपका आधे कर रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न मैंने लिख दिया n/2 कर रहा है। अपने पास जो फार्मूला था वो अपन देखते हैं, कौन सा फार्मूला था आपका, फार्मूला था कि L प्रोपोर्शनल n स्क्वायर a अपॉन L। L की वैल्यू अपने पास इसमें मेंशन ही नहीं है तो अपन लेंगे ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं इसको। तो मैंने ये लो छोड़ दिया। अब अपन इस वैल्यू में वो फार्मूला पुट कर देते हैं। तो L प्रोपोर्शनल n की वैल्यू कितनी है आपकी n/2, तो यहाँ पर पुट किया मैंने n/2 का होल स्क्वायर इंटू एरिया जो आपका कितना आ रहा है, एरिया कितना आ रहा है आपका 4 पाई r स्क्वायर, हो गया। तो अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी होगी n का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो देखो 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, तो L प्रोपोर्शनल क्या हो गया n स्क्वायर पाई r का स्क्वायर। देखो वही फॉर्मूला बन रहा है क्योंकि जो a की वैल्यू क्या थी वो पाई r स्क्वायर है, तो पहले जितने रहे मतलब कोई भी इंडक्टर आपका चेंज नहीं होगा, इंडक्टेंस आपकी उतनी की उतनी ही रहेगी। तो अब ध्यान रखें कि यहाँ पर जो मैंने डिपेंडेंस ऑफ इंडक्टर के बारे में बताया है, इसके मैंने सारे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और सिंगल लाइन क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं वो अपन ने डिस्कस किया है। तो आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। तो उस वीडियो को देखने के लिए और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बाय बाय।